अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शवार डाइजेस्ट से सिलसिलेवार नावल वल असर। तो आइए शुरू करते हैं। ए रब, ए ख़याबान व बियाबान के रब, ए इब्ने सलमान के रब, तूने कहा मुझसे मदद मांगो, सो मैंने हर गैर से आंख हटाकर बस एक तुझ ही को देखा। तूने कहा मुझ पर भरोसा रख, तो मैंने फर्मा बरदारी की। तूने कहा पुकार, मैंने सदा दी। तूने कहा सब्र, तो मैंने वो भी करके देखा। और तूने क्या किया? तूने मुझे बनाया और बनाकर मिट्टी कर दिया। मेरे ज़र्रे ज़र्रे को कदमों तले रोंदे जाने के लिए मुझे यूं ही छोड़ दिया। सो अब मैं सरापा गबार हूँ और तुझसे शिकवा करना कि जब मुझे फ़ज़ा में बिखेरना था तब वो वजूद अता ही क्यों किया। हाय, मुझे टोनी कहते हैं। मौसम के तेवर आज सुबह ही से ख़तरनाक थे। सो देखते ही देखते सुनहरी धूप को गठन ज़दा सरमई बादलों ने लपेट में ले लिया और सितम ये कि बरसने पर तैयार भी ना हुई। नतीजन तन फ़ज़ा पर वो हब्स तारी हुआ कि जिसने सांस लेना दुबर कर दिया। ऐसे में वो एक जिसका तनफ़्फ़ुस पहले ही गैर मुतवाज़न था, इसके घुटन बढ़ गई इस दर्जा कि वो घबरा कर अपने कमरे से मलहिका पतली गली में निकल आया और वहीं बड़ी साल खोरदा फटीचर गद्दियों वाली सीट पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। लाउंज में जारी खुशगपियों और चम्मच प्लेटें बाहम टकराने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी, पर वो वहाँ मुतवज्जा ना था कि इसकी ज़िंदगी की रमक से आ रही थी। बेतासर निगाहें तो दूर कहीं एक ऐसा मंजर देख रही थी कि जहाँ गुलाबी गुलाबी से मौसम को ऐसी ही सरमई फ़िज़ा बोझने की तैयारियों में थी। वो इस रोज़ अपने वाजिबात अदा करके एडमिट कार्ड लेने स्कूल गया था और चूंकि ये बात आमिर के इल्म में थी, सो इसने ख़ास ताकीद की थी टोनी से मिलने की, और यकीनन ऐसी ही कोई ताकीद दूसरी तरफ से भी की गई होगी। सो एडमिन ऑफिस से निकलते ही इसे एक लंबे तड़ंगे गोरे चिट्टे से अच्छे खासे खूबसूरत खूबरो लड़के ने ख्वामखा की गर्मजोशी से जा लिया। वो खलनायक के तर्ज पर बाल संवारे हुए लड़का अपना हथकड़ी नमा कड़े से सजा हाथ इसकी जानब बढ़ाते हुए बड़े खुशगवार से लहजे में बोला था, और तुम शायद ईसा हो? शायद नहीं, यकीनन। वो इसके ज़ाहिरी हुलिये को नागवारी से देखकर संजीदगी से बोला, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही ईसा हूँ? दीदी ने तस्वीर दिखाकर बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ मैट्रिक में पढ़ते हो। वो मज़े से बोला। ईसा को कुछ अजीब सा एहसास तो ज़रूर हुआ था। हम इसने यह सवाल करने से गुरेज ही किया कि कौन दीदी, और ये भी जाहिर था कि इन तक इसकी तस्वीर पहुंचाई किसने होगी। सो वो एक लम्हा तवफ़्फ़ुक़ के बाद साबका अंदाज से बोला, पढ़ चुका, आज एडमिट कार्ड लेने आया था। अच्छा अच्छा। वो रेशमी बालों में हाथ फेर कर गैर संजीदगी से बोला, मगर तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे PhD कर चुके हो। PhD समझते हो ना? यानी फिरा हुआ दिमाग। ईसा के चेहरे से हवा दीदना नापसंदगी बांपे बगैर वो अपनी ही धुन में अपनी ही बात से लुत्फ़ लेते हुए बोला, ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है। ईसा ने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर नीले फोल्डर से सफ़ेद सुनहरी दावतनामा निकालकर इसे थमाते हुए कहा, आमर भाई ने कहा था कि तुम्हें इनवाइट कर लूँ। अब समझा कर। वो कार्ड इसके हाथ से उचक कर बिना देखे कंधे से लटकते मुख्तलिफ बेहंगम वामियानिया से स्टिकर से मुज़य्यन कथई बैग में घसेड़ते हुए लोफराना अंदाज से दाएं आंख दबाकर ईसा के आगे ज़रा सा झुकते हुए राजदाराना से लहजे में बोला, मेरा तो बहाना है, बुलाना तो वह दरअसल किसी और को चाहते हैं। सारा जोर किसी और पर था। ईसा हक्का बक्का रह गया, यानी कि इस कदर बेबाकी व बेहजाबी, मगर वहाँ किसे परवाह थी। सो बड़ी ही बेतकल्फ़ी से इसके कंधे पर ज़ोरदार हाथ मारते हुए बोला, अबे क्या हुआ? मेरी बात सुनकर सदमे में क्यों चला गया तू? नहीं, कुछ नहीं। ईसा ने झुरझरी ली। इस जैसे नफीस व तबा व बाहया मजाज वाले इंसान के लिए सामने ऐसा बेहूदगी के तमाम मेयारों पर पूरा उतरते शख्स को मज़ीद बर्दाश्त करना नामुमकिन था। सो वो जान छुड़ाने वाले लहजे में जल्दी से बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, तो तू जा, किसने रोका है? वो लहक कर बोला, अब शादी में मुलाकात होगी। और इस खुशगवार इतला पर ईसा की समझ में न आया कि वो किस तरह का रद्द अमल जाहिर करे। सो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर इस बात में सर हिलौता हुआ सूरज से आगे बढ़ गया।
तब सर झटक कर टोनी ने अपने किसी हम जमात से मुखातिब होकर जोशो खरोश से पूछा, अबे ओ सजू बाबा की नई फिल्म देखी तूने? कैसी धमकी? दोनों ने बेतहाशा चौंकते हुए बैक वक्त आवाज़ के समत देखा और रिजा पूरी जान से कांप उठी कि टेरेस के दरवाजे के दरमियान खड़ा तो मिफ्ता ही था, मगर इसका तेज से सुर्ख पड़ता चेहरा खुदा की पनाह, वो तो हरगिज़ भी मिफ्ता का ना लगता था। जबकि वरा वो पहल फितरी तौर पर ज़रा सी मतोहश तो ज़रूर हुई थी, मगर शायद बल्कि यकीनन ऐसा ही कुछ तो वो करना चाहती थी। लिहाजा अपने बेतहाशा धड़कते दिल पर काबू पाकर अब वो सूरत हाल का सामना करने को बिल्कुल तैयार थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मिफ्ता अब इसके नज़दीक आ खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से लहजे में पूछ रहा था, कैसी धमकी? वो वरा ने लाख दिल को संभाला, पर इसके खौफनाक को तेवर देखकर बुरी तरह खाइफ हो गई और हकलाकर बोली, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को कुछ बताया तो मैं संगीन नताइज भुगतने को तैयार रहूं। इसकी ये जुर्रत? मिफ्ता घुराया, इसे तो मैं जान से मार दूंगा। देखो मिफ्ता, वरा तो एक तरह से मसरूर थी कि चलो हिंग लगी न फटकरी और बस ज़रा सी कोशिश से ही चोखा रंग आने को था, मगर रिजा ने दहल कर बेतहाशा इसे टोका था। माना कि सर ईसा ने एक सख्त काबिल मजम्मत और मायूब हरकत का इर्तिकाज़ किया है, मगर इस तरह जज्बात में आकर तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, वो मज़ीद उबल कर बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि और कैसे निकाला जा सकता है इस मसले का हल। बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से वो तुरंत बोली, मगर जाहिर है कि इन दोनों औसाफ का इसके अंदर फुकदान था। सो बेपनाह जज्बातियत से दाएं हाथ का ज़ोरदार मुक्का दाएं हथेली पर मारते हुए बोला, तुम कुछ भी कहो, मैं इस कमीने का सबक ज़रूर सिखा कर रहूँगा। इस तरह तो बात फैल जाएगी मिफ्ता। वो बहुत परेशान सी होकर बोली, तो फैल जाने दो। वो जलते उबलते लहजे में बोला, बात समझने की कोशिश करो। वो जज होकर बोली, यह मामला बहुत हसास और ख़ानदान की इज्जत का है। ज़रा एक लम्हे को गौर करो। अगर उन्होंने उल्टा वरा पे ही इल्ज़ाम लगा दिया तब तुम क्या करोगी? एवं अच्छा खासा तीर ऐन निशाने पर लग रहा था और ये रिजा की बच्ची थी कि अजीब अजीब मुंतकें लाकर तेरा तीर को ख्वामखा भटकाने पर तुली हुई थी। तब ही वरा गोया तड़प कर बोली, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तब वो मुझ पर कोई इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? देखो ये बात हम जानते हैं ना, रिजा बोली, बाहर वाले नहीं। इसकी दलील ऐन अकल के मुताबिक और मकूल थी। सो मरने वाले पर तुला मुफ्ता कुछ ढीला सा पड़ गया। फिर चंद सानिये वक्फे के बाद पुरसोच से लहजे में रिजा ही से पूछा, तो अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? आबाद भाई, रिजा बुर्दबारी से बोली। आबाद भाई ने बहुत एतमाद से वरा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सर ईसा को सौंपी थी ना, अब वहीं तय करेंगे कि इनका क्या करना है। अल्लाह के बाद अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो हम खुद हैं। आतश की आमद के 2 रोज़ बाद शरर इससे मुलाकात की गरज से आतिश कदे के कुतुब खाने में आ बैठा था। स्याह तल्ख बगैर शक्कर वाली काफ़ी के बाप उड़ाते मग सोफ़ों के दरमियान मेज़ पर धरी थी। तब ही आतिश ने इधर उधर की बातों के बाद दफातन मौजू तब्दील करते हुए बात शुरू की। ये तुमने बेइज्जती से कहा था, अब खुदा जाने ये इस्तफसार था या तहमीद या फिर इसने तस्दीक चाही थी। बहर कैफ जो भी था, वो आतिश के मुकाबल सोने पर अपने अबतर हुलिया से अजली बेनियाज बेपरवाह से अंदाज में बुरजमान शरर को चौंका गया। हाँ, वो यूं बोला गोया अपने जहन पर जोर डालने को कोशिश हो कि इसने वाकई ये कहा था, या हाँ शायद मैंने ही कहा हो। तो क्या कुछ गलत किया था? गलत और सही की बहस हम बाद में कर लेंगे। आतिश नामहसूस से चुभते लहजे में बोला, मेरा सवाल फिलवक्त तुमसे ये है कि अल्लाह के बाद क्यों, अल्लाह से पहले क्यों नहीं? इस जुमले की वजाहत चाहूँगा। शरर उलझ कर बोला, इस कदर वाज़िया बात की वजाहत मांगकर अपने बारे में मेरी खुशगमानी की हैसियत तब्दील मत करो शरर। आतिश गहबरता से गोया तनबीहन बोला, यानी आतिश का कहना यह है कि मैं अल्लाह से मदद मांगे बगैर अपने मामलात की दुरुस्तगी की आज खुद फिक्र करूं। शरर के पले जो कुछ पड़ा वो तुरंत कह गया। तो क्या आतिश गलत कहता है? वो इसकी जहानत पर धीरे से मुस्कुरा कर बोला, गलत और सही की बहस हम बाद में करेंगे। शरर बिल्कुल इसी कैसे अंदाज में इसका जुमला इसी को लौटाते हुए बोला, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस कायनात का हुस्न तरतीब किसी मंसूबा साज की खबर देता है।
और वो मनसूबा साज मददगार भी तो हो सकता है। तब मैं जानने का मशाक हूँ कि इस मददगार ने किस किस मौका पर तुम्हारे गुमान का यकीन में बदला। आतिश की मकनातीसी निगाहों में मालूम नामालूम सारी कहकशाओं की चमक जाहिर हुई थी। शरर एक पल को किसी गहरी सोच में डूबा और फिर उबरा ही नहीं। तब आतिश ने बड़े भरपूर फातिहाना मगर पुरस्रार तबस्सुम से अपने लहजे को आरास्ता करते हुए पूछा, क्या हुआ? सोच में क्यों पड़ गए? समझ में नहीं आ रहा कि आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं। जवाब अगर मौजूद होता तो तुम यकीनन दे देते। बहरहाल आतिश ने गोया कोई मार्का सर करके एक तमानियत से भरपूर सांस अपने सीने से खारिज की और बोला, पीर को इस माह की पहली खास नशिस्त मुनक्कद की जाएगी आतिश कदे में। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसमें ज़रूर शिरकत करो। इतने भारी भरकम गद्दे तुम कैसे उठा रही हो? मंजर अब मज़ीद तरीक हो चुका था और फ़ेज़ा कुछ और घुटन ज़दा, पर इसका हर एहसास शायद बेमौत मर चुका था। ऐसे सख्त मौसम में भी बजाय करम मांगने के बेहिस्सो हरकत बैठा माजी के झरोके में झांकता खुद को मज़ीद अजियत देने के दर पे था। शानी रोज़ाना की तरह इस वक्त घर में क़याम पजीर मेहमानों के बिस्तर वगैरह निकालने की गर्ज से स्टोर रूम में मसरूफ़ थी कि तब ही आमर इसे ढूंढता हुआ वहाँ चला आया और इसे बिस्तरों के साथ नंबर अज़मात देख कर अजहद हमदर्दाना लहजे में गोया हुआ, अरे नहीं नहीं। बिस्तर उठा उठा कर एक से दूसरी जगह पहुँचाने की मशक्क़त से इंडाल दान पान सी शानी फूली हुई सांसों से बोली, सवार फहमी भी साथ लगी हुई हैं मेरे। अभी वो बिस्तर ड्राइंग रूम में लेकर गई हैं। अच्छा अच्छा, वो बोला, लाओ मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करवा दूँ। ओहो, बादशाह सलामत को आज मदद करवाने का ख्याल कैसे आ गया? बिस्तर ड्राइंग रूम में पहुंचाकर वापस पलटने वाली शोखो शिंगसी सबा ने आमर की बात यकीनन सुन ली थी, तभी इसे चढ़ाया, पर वो भी अपने नाम का एक ही था। सो चिड़े बगैर हंस कर बोला, जब तुम जैसी मुफ्त की कनीज़ें घर में मौजूद हैं तब बादशाह सलामत को मदद करवाने का ख्याल आए भी क्यों? हम तो अपने ताया का घर समझकर कामों में हाथ बटा रहे हैं। फहीमी सख्त बुरा मानकर बोली, और तुम हमें कनीज़ें कह रहे हो? आमर भाई ने मजाक में कहा। शानी ने जल्दी से दरमियान में मुदाखलत की कि मुबादा जज्बाती सी फहमी खुद से कहीं ज़्यादा जज्बाती अपनी वालदा मुहतरमा को जाकर एक की 10 न लगा दे। तुम इनकी आदत से वाकिफ़ तो हो? हाँ वाकिफ़ हूँ, वो नौरठेपन से बोली, पर उन्हें भी कह दो कि वो अपनी हद में रहें। अभी यही बात अगर हम में से जब तुम कहो तो इस बार यकीनन तुम रोना शुरू कर दोगी। आमर तमक्सरे से बोला, यह साफ साफ इसके मशरक था मगरब फैले वजूद पर तंज था। सो वो तड़प कर बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से शानी, मुझे बदतमीज़ों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। और हांसे से लहजे में कहती हुए स्टोर रूम से निकलती चली गई। सबा भी एक सख्त निगाह गलत डालकर डिटाई से हंसते अमर पर डालकर बहन का साथ देने को हाथ में पकड़े तकिए वहीं पटक कर वापस बाहर चली गई। क्या ज़रूरत थी उन्हें चिढ़ाने की? शानी बिस्तरों का ढेर देख कर बेचारगी से बोली, अब मुझे अकेले ये सारे बिस्तर उठाना पड़ेंगे। अकेले क्यों, मैं हूँ ना। वह अपनी खिदमत पेश करते हुए बोला तो शानी की जान में जान आई। तब ही वो एक सुर्ख दारीदार गद्दे की जानब इशारा करते हुए बोली, अच्छा तो फिर ये वाला गद्दा आप अम्मी के कमरे में पहुँचा दें। हाँ हाँ पहुँचा देता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम था। जी बोलिए। वह बक्से से चादरें बरामद कर रही थी, मसरूफ़ से लहजे में बोली, वो ईसा का एक दोस्त है टोनी। इसने सोच समझ कर तहमीद बांधते हुए कहा, वो भी अपनी फैमिली के साथ शादी में शिरकत करेगा। ये तो अच्छी बात है, वो यूं ही बोली। इससे ज़्यादा अच्छी बात तो तब होगी जब तुम इसकी बड़ी बहन से दोस्ती कर लोगी, वो जल्दी से कह गया। जी। इस बार शानी ने बक्से पर सर झुका उठाकर बेपनाह ताज्जुब से बेसाख्ता इसकी जानिब बोला। क्यों? वो बिना खसियाहट का शिकार हुए उल्टा माथे पर बल डालकर नागवारी से बोला, क्या तुम्हें कोई इतराज़ है? इतराज़ का तो सवाल ही है क्या? इसे तो सिरे से आमर की बात का समझ ही नहीं आई थी। इतराज़ नहीं, मगर शानी मुताज्जब से लहजे में बोली, मैं तो कभी इससे मिली ही नहीं। तो अब मिल लोगी ना? वो इसकी बात कता करते हुए बोला। हाँ वो ये भी है। वो ज़्यादा सोच विचार किए बगैर फ़ौरन ही आमिर के बात से मुतफिक हो गई। अच्छा तो बस अब वो आएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। वो शानी के बिला चूंचरा अपनी बात से इत्तेफाक कर लेने पर इत्मीनान से बोला, ठीक है। शानी सादगी से सर हिलाकर बोली, अब ये चादरें और तकिए तो अंदर पहुंचा दें।
क्या कह रही हो तुम? वक्त ज़ाया तो किया जा ही नहीं सकता। सो मिफ्ता टेरेस से सीधा आबाद के कमरे में चला आया। वो सफ़ेद ट्राउज़र और हल्की नीली डीली डाली शर्ट में मलबूस बहुत आरामदेह अंदाज में अपने बिस्तर पर नीम दराज गोद में लैपटॉप रखे इस पर कुछ काम कर रहे थे। मिफ्ता ने बगैर तमहीद बांधे ब्रह्म लहजे में तेज़ तेज़ ये वाक़या इनके गोश गुजार किया तो वो तहैयत ताज्जुब व बेयकीनी की सी मिली जुली कैफियत में लैपटॉप एक जानब रखते हुए बेसाख्ता उठ बैठे। जो हकीकत है, मिफ्ता इनके कमरे में यहाँ से वहाँ चकराता हुआ बोला, वो वही बयान कर रहा हूँ। मगर ईसा, वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? वो हैरत के अथाह समंदर में गोताजन थे। सो इसी लहजे में बोले, इसकी तो उस्मान ने मुझे गारंटी दी थी और मैं भी इसे जानता हूँ। वो हरगिज़ भी ऐसा लड़का नहीं है। यानी वरा झूठ बोल रही है फिर? वो इनके मुकाबल ठहर कर तंजिया लहजे में बोला, बहुत मासूम और सादा है वरा। आबाद तहम्मुल से बोले, इसे कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। भाई, ये आप कैसी मोहब्बत करते हैं वरा से कि इसकी बात पर आपको एतबार ही नहीं? हाँ, गोशाफियत में एक वही तो था थमाकार जवान के इसके मुकद्दस राज का अमीन था। सो इंतहा दर्जे की जज्बातियत का मुजाहरा करते हुए इसी राज को दरमियान में लाकर अपनी दांस्त में इसकी ख्वाबीदा गैरत जुगाने की साई की। बात वरा पर इतबार की नहीं। अपनी मोहब्बत का जिक्र आ जाने पर वो कुछ महबूब से होकर तजब्जब से बोले, मगर ईसा, इस बात पर आसानी से यकीन कर लेना मेरे लिए खासा मुश्किल है। इस शख्स की ज़ाहरी शराफत पर मत जाएं भाई। मिफ्ता दांत कचकचा कर बोला, चेहरा अक्सर धोखा देते हैं। वो यकीनन कहीं सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात को गहराई से नापे तोले बगैर दोहरा रहा था। मगर यह भी सच था कि एक चेहरे से धोखा तो वो सब वाकई खा रहे थे। आबादपुर सोच सा हंगारा बढ़ते हुए मुतफक्कर लहजे में बोले, बात करता हूँ मैं इससे। बात नहीं। मिफ्ता तैशा मेज़ लहजे में उन्हें तरगीब देते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ हाथ पैर तोड़ दें इसके। मिफ्ता प्लीज़। आबाद इसे डपट कर अजहद नापसंदगी से बोले, काम डाउन। इस तरह की सड़क छाप हरकतों से नाजुक मामलात नहीं सुलझाए जाते। जैसे भी सुलझाएं। वो इनके डपटने पर धीमा पड़कर बोला, पर जल्दी करें कुछ। अप्सरा, अप्सरा कहाँ हो? तारों से बने इस सफ़ेद हरीरी लिबादे में मलबूस व रोम रोम चांदनी सा रेशमी वजूद माह कामल से मनोरात में मोहब्बत की मारवाई धुन पर इश्क के घुंघरू बांधे आलम मदहोश में रुखसां था कि तब ही पस मंज़र में सांप की फंकार से मुशाहबे लहू को रगों में मुंजमद करने की सलाहियत की हामिल वह बज़ाहिर शहद आगेही जो धीरे धीरे मंज़र पर हावी हुई तो वह नूर में डला सरापा कुछ ऐसे साकत हुआ गोया इसमें जान कभी रही ही ना हो। अप्सरा, अप्सरा कहाँ हो? देखो मैं कब से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। रसभरी मुलायम सहर तारी करती आवाज़, मगर वो हिफ्त पा के जहर से कशीदा लहजा वो हर गुजरते लहजे में नज़दीक तर होता जा रहा था। तब ही तो वो मरमरी मुजस्मा सहम कर कदम ब कदम पीछे पीछे और पीछे की समत हट रहा था। अप्सरा, मेरी अप्सरा। वो इस परी चेहरा की झील सी आंखों में खौफ दहशत के भंवर बनते देख महफूज आवाज़ में गुनगुनाया, डरती क्यों हो? मैं कोई अजनबी तो नहीं। खेल ख़त्म हुआ। वो अब एक ही जुस्त में इसके इंतहाई नज़दीक आ खड़ा हुआ था, इतना करीब कि इसकी वहशत ज़दा सांसें मोम से बनी वो सूरत पिघलाकर मस करने के लिए दर पे थी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। वो खुद को कतरा कतरा बहते देखकर वहशत नाकी से चलाई थी, मगर बेसूद। मैं तुमसे दूर जाने के लिए तो पास नहीं आया। वो मकरू सा कहका लगाकर अपनी अंगारे हाथ से इसका नर्म और नाजुक बर्फीला हाथ थाम कर बोला, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें छोड़ दो मेरा हाथ। वो बेसाख्ता अपना हाथ छुड़ाने की सही करती हुई मारे खौफ के हलक के बल चलाई। वो दीवानगी से नफ़ी में सर हिलाकर सफाकी से मुस्कुराया, छोड़ दो, पीछे हट जाओ, मुझे जाने दो। पागलों की तरह मुस्तकिल चीख चीख कर इसके गले में खराशें पड़ गई थी, मगर मुकाबल पर तो जैसे इसकी कोई सदा, इल्तजा, मन्नत, तरला कुछ भी असरअंदाज नहीं हो रहा था। हर जन्म से नजात की हरासा मस्तूद थी। आओ ना अस्परा, और कितना महरूम रखोगी? वो करी ही सूरत इसके कुछ और नज़दीक आया था और इसका दम घुटने लगा। हर मुज़ाहमत राहेगां पड़ी। ठहरी डूबती नब्ज़ अब मुकम्मल तौर पर इस वैसी के रहमो करम नहीं बेरहमी की जद में थी। आह, मगर आह! एक फरियाद इसके सोख्ता लबों पे अब भी मचल रही थी कि तभी
हाँ, तब ही इसने एक बैग खुद को पीछे की जानब गिरता महसूस किया। शायद इसके पैरों तले ज़मीन खींच ली गई थी और अब वो खला में कहीं महलक थी। इस खरामा नसीब की वहशत व खौफ का आलम भला लफ्ज़ों में क्या बयान हो कि इसके सर पर आसमान ही बाकी रहा हो, ना ज़मीन के नीचे कदमों के नीचे ज़मीन। शायद इसका अज़ियत कर्ब था, मगर वो फिर भी खुद को किसी तौर बचा लेने के लिए हाथ पांव मार रही थी। इसे किसी अंधी खाई का ज़र्क बनना था या फिर रेजा रेजा होकर यूं ही फ़ज़ा में बिखर जाना था। हाँ, होना तो यही था, मगर हुआ नहीं कि इसे थाम लिया गया था। टन 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 अलार्म की आवाज़ हथौड़े की मानंद इसके कानों में पड़ी थी, और यकीनन इस आवाज़ की बदौलत से इसके ख्वाबीदा जहन ने बेदारी की जानब सफ़र किया था। जाग जाने पर इसने सरतापा खुद को पसीने में शराबूर देखा। फना होने का खौफ अब भी इस पर मुसल्लत था, और इसका बेतरतीब तनफ़्फ़ुस अंदरूनी खलजान का पता दे रहा था। इसने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा था या फिर हकीकत, मगर मुझे किसी ने बचा लिया था। गाहे गाहे दिखाई देने वाले ख्वाब में आज ये बात नई नज़र आई थी। मुझे किसी ने बचा लिया, वह बेयकीनी से खुद कलामी करती हुई बोली। तो क्या यह ख्वाब मुझे कोई उम्मीद दिला रहा है? वो खुद से पूछ रही थी। शायद हाँ, या फिर नहीं। अंदर से उभरने वाला जवाब गैर वाज़िया था। तब ही वो निडाल सी होकर एक बार फिर बिस्तर पर दराज होगी, मगर फिर बुखलाकर फौरन ही उठ बैठी। क्या आतश कदे में इसके औकात कार शुरू हुआ चाहते थे। वो देखो, जो ऑरेंज शर्ट वाले लड़के के साथ बैठी है ना, वो रीना है। इसके घर के अंदर नापसंदीदा कहकों का शोर था। घर के बाहर ना मेहरबान अबर की गिन गर्ज, गोया जाए सुकून अगर कोई थी इस लम्हे यही थी कि जहां वो सारे ज़माने से छुपा दीवार से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था, और मनाजर थे कि यक्के बाद दीगरे निगाहों के सामने चले आने से बाज ही नहीं आ रहे थे। यह नगमी की शादी वाले दिन हाल का मंजर था। अच्छी गुलाबी शरारे में रवायती अंदाज से दुल्हन बनी नगमी मामियों, चाचियों वगैरह वगैरह के जुर्मट में स्टेज पर सर झुकाए बैठी थी, जहां फोटोग्राफी की खदमात छोटी मामी के बड़े भैया बड़ी मुस्तैदी से सर अंजाम देने में जुटे हुए थे। सैयद साहब शाकर के हमरा खाने वगैरह के इंतज़ार का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे, जबकि फ़रोज़ा को हमेशा की तरह इनकी अम्मा ने अपने साथ लिए कोने में बैठी अपने नादरा अफकार व शादाब से मुस्तफ़िज़ करने में मशगूल थी। आने वाली मेहमान ख़वातीन वहीं जा जाकर उन्हें सलामी के लिफाफे थमा रही थी। ऐसे में दुल्हा वालों के इस्तकबाल को गुलाब की पत्तियों से प्लेटें भरती हल्के गुलाबी गरारा में भी संवरी शानी को बाजू से थाम कर एक जानब ले जाते हुए इसे दाएं जानब पड़ी मेज़ पर रौनक अफरोज़ हसीना की जानब नामहसूस अंदाज से इशारा करते हुए आमर ने कहना शुरू किया था। कौन? कहाँ? इसने आमर के बताने पर होंकपन से गर्दन घुमाकर चेहरा अतराफ देखते हुए कहा तो वो झिंझला गया। कहाँ देख रही हो? इस बार इसने साफ साफ इशारा करते हुए बताया। वो देखो ना, वहाँ जो ब्लैक कपड़ों में गंगरियाले बाल और नीली आंखों वाली लड़की है वो। ओह अच्छा अच्छा, बलाकर वो शानी को दिखाई दे गई। तभी इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। जाओ इसके पास सलाम करो इससे। मगर आमर भाई, अभी तो बारात आ जाएगी, वो डपट कर तहबकाना लहजे में बोला। तुम कोई अकेली तो नहीं हो यहाँ, हम सब हैं, हम कर लेंगे बारात का इस्तकबाल। तुमसे जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जी। वो इसके लहजे से कुछ खाइफ सी होकर रीना की तरफ चल दी। तब वो भी अनजान सा बनकर दूर जा खड़ा हुआ, मगर जाहिर है कि इसकी नज़रों का इर्तकाज और सारा ध्यान इसी जानब था। अस्सलाम वालेकुम। शानी ने करीब जाकर बेतहाशा मेकअप ज़दा चेहरे वाली रीना को झिझकते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। जवाबन रीना ने एक रौनियत आमेज़ मुस्कुराहट से इसे नवाज कर गोया एहसान करते हुए सलाम का जवाब बड़े अंदाज से दिया। आप रीना है शायद, और तुम यकीनन शानी। वो वसौक से बोली। आप मुझे जानती हैं? होनी तो नहीं चाहिए थी, मगर इसे ज़रा सी हैरत हुई ये जानकर कि वो इससे वाकिफ़ थी। हाँ, वो कंधे उचकाकर बहुत मज़े से बोली। आओ बैठो, ये टोनी है मेरा छोटा भाई। शानी जब हिचकिचाते हुए इसके नज़दीक पड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी, तब इसने मेज़ के दूसरे जानब बैठे मुसलसल आमियाना निगाहों से शानी को तकते टोनी को तारुफ बड़े तफाखर अमेज़ अंदाज से करवाते हुए कहा, ये ईसा के स्कूल में पढ़ता है। ओह। शानी पहली बार इन दोनों में दिलचस्पी लेते हुए बोली। तो क्या ईसा जानता है उन्हें? जानता?
सवाल इसने रीना से किया था, मगर जवाब अपने दांतों की नुमाइश करते टोनी ने देना ज़रूर समझा। गहरी दोस्ती है हम दोनों में। इसके बयान पर यकीन तो इसे ना आया, ताहम खुश अखलाकी का मुजाहरा करने की खातर बेवजह मुस्कुरा दी। और शानी, क्या करती हो तुम? वो तो अब पिछले 5 मिनट से यूं ही खामोश बैठी थी कि समझ में ना आता कि इससे क्या बात करे। तभी रीना ने बात पर आए बात इसकी गरज से पूछा। ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया है, बस अब घर ही होती हूँ। इसने बारात के इस्तकबाल को तैयार खड़ी सबा व दीगर कजन्स की जानब बेचैनी से देखते हुए सादगी से बता दिया। ख्वामहा घर में रहने का फ़ायदा, रीना मजाक उड़ाते हुए लहजे में बोली। बाहर निकल कर गुलराना में ही एडमिशन ले लो जी, इसने बार रीना की जानब देख कर बताए हुए कहा। मैंने और नगमी ने अपनी छुट्टियों में वहाँ कुकिंग और बेकिंग के काफ़ी सारे शार्ट कोर्सेज किए थे। कुकिंग और बेकिंग? वो तमकसराना अंदाज से ज़रा सा मुस्कुराई। क्या नसीना हो तो। मैं तो ब्यूटी और सेल्फ केयर के कोर्सेज की बात कर रही थी। और आप? शानी ने जानना चाहा। आप क्या करती हैं? उन्होंने पूरा दिन और रात फ़ोन पर चिपके रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, बस यही करती है ये। टोनी एक बार फिर शौक़ेपन से इनके मबाइन जारी गुफ्तगू में मुदाखलत करता हुआ बोला। तो जहाँ शानी के चेहरे के तासरात अजीब से हुए, वही रीना नज़ाकत से हंस पड़ी। बड़ा शरीर है मेरा भाई, तुम इसकी बातों पर यकीन न कर लेना। एक्चुअली भी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। दफ़तन वो अपने लबो लहजे को बड़ी कोशिश से काउंट सतासा करते हुए बोली। हाँ, ख्वाबों में। टोनी अब भी बाज ना आया। तब ही बारात की आमद का गलगला उठा तो शानी, जो पहले ही बेजार बैठी थी, जल्दी से माजरत करते हुए वहाँ से उठ गई। और अब रीना ने बड़ी तसल्ली और तफसील से इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। कौन है? किससे मिलना है? रात भर सोच विचार के बाद सुलझे हुए बुर्दबार मुतहम्मल मजाज आबाद इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि मुनासिब यही है कि इस मामले पर पहले ईसा से बात कर ली जाए, और घर की बात घर में ही करने का मौजू तरीन मकाम घर ही होता है। और ये मकाम जाहिर है कि बवजह गोशा आफियत तो नहीं हो सकता। सो यूं वह अगली सुबह बजाय दफ्तर जाने की ईसा के घर चले आए थे। मिफ्ता को वो साथ लाना नहीं चाहते थे, मगर वो तो जैसे इनकी ताक में ही था। चुनाचे जूं ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, वो बोतल के जिन की मन्नत कहीं से आ दमका और किसी तौर टलने पर राजी ना हुआ। सो अब वही दोनों ईसा के घर के बाहर खड़े थे। मिफ्ता अतलाई घंटी 2-3 बार बजा चुका, तब जाकर इस तरफ से एक हाथ दर्जा बेजार औरत ने झलक दिखाई दी और तासरात से कहीं ज़्यादा उकताहट ज़दा लहजे में इस्तफसार किया कि उन्हें दे मारा हो। ईसा है? जो अब एक कदम आगे बढ़कर इबादत की बजाय मिफ्ता ने बड़े सख्त लहजे में दिया था। आप आ जाएं। वो गालिबन छत पर था और वहाँ से झांक कर इन दोनों को देख रहा था। सुबेता असर से लहजे में दरवाजे के बीचों बीच सादा खातून से मुखातिब होकर बोला, मैं देख लेता हूँ। एक पल का सुकून नहीं, करख्त सूरत खातून इसकी आवाज़ पर चौंक कर इसकी समत घूमी और बेपनाह चिड़े हुए लहजे में बोली, पता नहीं कौन कौन मुँह उठाई चला आता है इतनी सुबह ही सुबह। इस बकती जगती अंदर की समत बढ़ती औरत को नज़रअंदाज करता दरवाज़ा से बाहर निकल कर आबाद से मुसाफा करने की किसी कदर हैरत से पूछा, सब खैरियत तो है? बात करनी है तुमसे। मिफ्ता दृष्टि से घूर कर बोला। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। वो मिफ्ता के तुरश लहजे पर गौर किए बगैर खुशामदीदी अंदाज से बोला। नहीं। मिफ्ता अकड़ कर बोला, यही ठीक है। अब की बार ईसा ठटका, तब ही आबाद तनबीह अंदाज से बोल पड़ा, अंदर चलो मिफ्ता। तब वो मजबूरन ईसा के घर के मेहमान खाने में आ बैठा। सब खैरियत तो है ना आबाद? ईसा जाहिर है इतना तो समझ ही गया था कि अली सुबह इसके हाँ यूं गैर मामूली आमद बेसबब नहीं थी। तब ही नशिस्त संभालते ही संजीदगी से पूछा, मैंने तुम पर बहुत मान और भरोसे के साथ अपने घर के दरवाजे खोले थे ईसा। बल आखिर बहुत सोच समझ कर बावकार अल्फाज का इंतखाब करते हुए आबाद ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। और ये तुमने क्या कर दिया? क्या हुआ? ईसा बड़े भरपूर अंदाज से चौकन्ना हुआ बैठा। क्या कह रहे हो? क्या किया है मैंने? ज़्यादा अदाकारी की ज़रूरत नहीं। मिफ्ता को तो खूब ही ताव पड़ा इसके अनजान बनने पर। वरा हमें सब बता चुकी है। क्या बता चुकी है? वो चौंका। यही कि तुम। आबाद से तो आगे बोला ही ना गया कि बात ही कुछ ऐसी थी, मगर मिफ्ता नए सिरे से भड़क उठा। यही कि तुमने इसे फ़ोन देकर ज़बरदस्ती दोस्ती पर मजबूर किया। वो कह रलोद नगाहों से इसे घूर कर भड़कते लहजे में बोला, और अब मुलाकातें करने के लिए हरासा कर रहे हो? क्या? वो इस दर्जा
रकीक इल्ज़ाम पर हक्का बक्का रह गया। शर्म नहीं आई उस्ताद होकर ऐसी हरकतें करते हुए? आबाद ना होता तो शायद मिफ्ताह हाथापाई पर उतर आता। ये सब आप लोगों से वरा ने कहा है? इसने मिफ्ताह की कैफियत समझकर इसे हक बजानब गर्दाते हुए इसके बिफरे अंदाज से सिर्फ नज़र करते हुए गंभीरता से पूछा। हाँ तो फिर और कौन कहेगा? वो तिलमिलाकर बोला। मेरे खुदा! ईसा ने बेचारगी हमें तासुफ से कहा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो नादान मुझे ही मुजरम बना देगी। अच्छा, मिफ्ताह चमक चमक कर बोला। तो फिर और कौन है मुजरम? क्या वो खुद? अब कह दोगे कि इसने तुम्हें ये सब करने पर उकसाया था? इसके जहन में यकीनन रिजा के बयान करता खदशे की बाज़गश्त थी, सो वो इसी तनाज़ुर में बोले गया। इसने मुझे नहीं, वो एक ठंडी सांस लेकर बलाखिर असल मामला इनके गोशो गुजार करने का फैसला करते हुए बोला, बल्कि इसे किसी ने यह सब करने पे उकसाया है। कौन? ये बात तो पहले ही ईसा का अजली बेवकूफ़ और दो टोक अंदाज उलझन में डाले हुआ था। पहलू बदल कर बेचैनी से बेसाख्ता पूछा, वो किसकी बात कर रहे हो? सहराब। ईसा ने इस बार बराह रास्त मिफ्ताह की तैश बरी निगाहों में देखते हुए ये नाम यूं लिया गोया लेना ना चाहता हूँ। सहराब खान, जो तुम्हारा दोस्त बनकर घर में दाखिल हुआ और फितरत के ऐन मुताबिक नकब लगा दी। बकवास बंद करो अपनी। मिफ्ताह के तो सान गमान में भी ना था कि वो ये नाम लेगा। तभी अजीब से लहजे में इसे झिड़कते हुए बोला, बेसाख्ता इसका नाम मत लो। वो हरगिज़ भी ऐसा नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसे, और मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर पहचानता हूँ। ईसा तुरंत सख्त लहजे में बोला, मगर तुम कैसे वाकिफ़ हो इससे? आबाद अचंभे से बोले, क्योंकि वो मेरी। इसने एक लख्ता यहाँ वक्फा किया, फिर शर्मसार से लहजे में बोला, वो मेरी भाभी का भांजा है। ए खबरदार! आदत से मजबूर बेजार सूरत रीना, जो ड्राइंग रूम की घर की समत खुलने वाले दरवाजे के पार ओट में खड़ी अंदर जारी गुफ्तगू बड़े मज़े से सुन रही थी, सहराब का जिक्र आ जाने पर सब ही कुछ बलाए ताक रखती हुई बिफर कर बेसाख्ता ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, खबरदार जो तुमने अपने स्याह करतूत मेरे मासूम भांजे पर थोपने की कोशिश की है तो। आपके यूं अचानक सामने आने पर इस अरसे में पहली बार ईसा ज़रा सा गड़बड़ाहट का शिकार हुआ। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप अंदर जाएं। क्यों जाऊं? हल्के बल चिल्लाते हुए तनफ़्फ़ुर से बोली, मैं तो सबको बताऊंगी कि तुम क्या हो। क्या हूँ मैं? इसकी आंखों में वहशत उतर आई। चर्च तुम पीते हो? वो जहर खंत लहजे में इसके जराइम की सरफरेस्त सुनाते हुए बोली, घर में डकैती तुमने डलवाई, सारा मोहल्ला तुम्हारे मुआशकों से वाकिफ़ है, और इल्ज़ाम लगाने चले हो तो मेरे भांजे पर। देखिए देखिए मोहतरमा। आबाद भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और तफक्कर अमेज़ उकताहट से बोले, आप बैठकर तहम्मुल से बात करें। भैया आप ही में हौसला होगा अपनी घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले के सामने ये तहम्मुल वहम्मुल दिखाने का। लफ्ज़ों से शोले भड़काने की तो वो माहिर थी। सो आबाद के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरे तो खून ही में ये चीज़ नहीं। जो मेरे ख़ानदान की नेक नमी पर कीचड़ उछालेगा, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मिफ्ताह, ये हुई ना बात वाले लहजे में इससे 100% इत्फाक करते हुए बड़क कर खड़ा हो गया। ऐसे इंसान को तो सबके सामने 100 जूते लगाने चाहिए। तुम बस ईसा की बर्दाश्त की हद थी। तब इश्तहाल की एक तेज़ अंदर उठने पर बेख्तियार एक कदम आगे बढ़कर मिफ्ताह के मुकाबल आया, मगर फिर दूसरे ही पल वो सूरत से घूमा और बिना किसी से कुछ कहे या कोई सूरत देखे तेज़ी से कमरा अबूर कर गया। देखा? रीना आबाद और मिफ्ताह को जिताती निगाहों से देखकर बोली, दिल में चोर था ना, आप ही भाग गया। अब बाहर जाकर तुम लोग इसका मुंह तोड़ दो या सर, हमारी बला से। हम तो खुद इससे आजिज़ हैं, पर मेरे भांजे को माफ़ रखो, इसका कोई कसूर नहीं। मान लीजिए कि हमने गलती कर दी सर। जहराने के बाद थाने के नज़दीकी ढाबे से मंगवाई गई कड़क दूध पत्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए फ़ारूक अहमद ने कुछ बेबसी अमेज़ तैश से मुकाबिल बर्जमान अमीर अली ख़ान से मुखातिब होते हुए कहा, तो जो बड़े मुतमईन से अंदाज में बैठे व्हाट्सएप मसूल होने वाला अपनी बेगम का कोई ज़रूरी पैगाम देख रहे थे, बेख्तियार चौंक कर चश्मे के ओट से इसकी जानब निगाह करते हुए बोले, कैसी गलती? बीजी को जो 2-4 दिन की मोहलत दी थी राजपूत सर ने, इसने मिलने वाली इस मोहलत से भरपूर फ़ायदा उठाया है। वो कफ़े अफसोस मलता हुआ बोला। वो फ़ोन एक जानब रखते हुए चाय का घूंट बढ़ने के बाद बोले, जाहिर है यार, फ़ायदा तो इसने उठाना ही था। यही तो हमारी गलती है। वो जज्बज़ होकर बोला, मेरे हिसाब से इसे 2-4 दिन तो क्या 2-4 घंटों की मोहलत भी देना हमाकत थी।
तुम बहुत तरक्की करोगे। वो एक सर्द सांस लेकर बोले। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप सर? फारूक अहमद को अफसोस हुआ। नहीं यंग मैन, वो नासहाना लहजे में बोले। मैंने हमेशा तुम्हारे पोटेंशियल और जज्बात को कदर की निगाह से देखा है, मगर मेरा कहना है यही है कि इतना तेज़ मत दौड़ो, जल्द ही थक जाओगे। नहीं सर, वो पसपाना होने वाले लहजे में बोला। मैं थकने के लिए इस फील्ड में नहीं आया। आप देखिएगा कि ये केस मैं सॉल्व कर ही लूँगा। ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़र चुराना मुमकिन नहीं फारूक अहमद, वो मुतासब से होकर बोले। और सच तो ये है कि ये केस बस अपने इख्तितामी मराहल तय कर रहा है, जिसके बाद ये फाइल बंद करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी जाएगी। इतने नामीद हैं आप? नामीद तो नहीं, वो गहरे लहजे में बोला, मगर मैं अपने निज़ाम अदल से वाकिफ़ हूँ। इसके लबों पर एक उदास तबस्सुम आ ठहरा। जैसे बगौर देखकर फारूक अहमद बोला, मगर मैंने अभी हार नहीं मानी सर। तो अब फिर क्या करने का इरादा है? उन्होंने गंभीरता से जानना चाहा। हिकमत अमली तब्दील करने का, इसने चमकती आंखों से बताया। फारूक अहमद वो समझ चुके थे, इसे समझाना बेसूद है। तभी दुआया लहजे में बोले, दुआ है कि तुम्हारा जज्बा सलामत रहे। ऑल द बेस्ट। ये महज अल्लाह का करम ही तो था जो आज हम अपनी एक जिम्मेदारी से बहुस्न व खूबी अहदा बर हो गए। जिस लम्हे प्यासी धरती का वसाल बूंदाबांदी से हुआ और शाम जहाँ को तरोताज़गी बख्शती महक ने हर सो मंतर होकर अपने वजूद का भरपूर एहसास दिलाया, ठीक इसी पल बीते लम्हे की दावा में बहती एक शायद खुशगवारी में गूंज नरम मेहरबान शफीक आवाज़ ने इसके तने असाब को यूं थपकी दी कि वह नीम गनूदा सा हो गया। नगमी की शादी की अगली सुबह भरपूर नाश्ते के बाद जब फरा और शाकर के हमरा शानी और दीगर लड़की बालियां नगमी के घर रवाज के मुताबिक बड़े नाम जाम से नाश्ता लेकर जा चुकी थी, तब बुजुर्गान मुलाजमा की बनाई दम वाली चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए फ़िरोज़ा के कमरे में महफिल जमा कर बैठ गए। तब ही शादी के इंतज़ामात पर किसी की तौसीफ़ पर सैयद साहब ममनून से लहजे में लबकुशा हुए थे। वो तो है, पर हम कह रहे थे कि शानी को भी साथ ही ब्याह देते। अब एक बार फिर इतना रुपया झोंकना पड़ेगा छुटकी की शादी पर। फ़िरोज़ा की अम्मा लड़जती आवाज़ में सर गुचाते हुए अजहद बेजारी से बोली थी। यह रुपया पैसा सब मेरी औलाद ही के तो नसीब का है। सैयद साहब को यकीनन इसके लबो लहजे के साथ इनके अल्फाज भी नागवार गुजरे थे। तभी वो संजीदा से लहजे में बोले, अल्लाह अपने करम के साए में रखे, इसके नसीब का जो होगा वो इसे मिल ही जाएगा। और फिर कोई ढंग का बार तो ना बताएं, भी तो ना बताएं अम्मा आप। फ़िरोज़ा ने शिकायतन कहा तो इनकी अम्मा चिढ़कर बोली, हम बताए तो थे बहन के मंजिले का तुमको। तुम्हारी नाक भी बहुत ऊंची हो गई है, तो हम क्या करें? बहन का मंजिला अगर बरोजगार होता तो हम इतराज़ काहे करते? फ़िरोज़ा ने इस रिश्ते पर ध्यान न देने की मकबूल वजह बयान की। ए लो, अम्मा मज़ीद बिफर गई। बैठता तो है अपने बापों के साथ इसकी दुकान पर, और का रोज़गार चाहिए तुमका। रहने दे नानी। इतनी देर से खामोश बैठी बाली कलस कर बोली, शानी तो शहजादी है अम्मी की, इसके लिए तो यकीनन उन्हें किसी शहजादे का इंतज़ार ही होगा। यह तो हम थे अम्मी की आंख का कंकर, जिसे उन्होंने जल्दी से निकाल फेंका। बिटिया, सैयद साहब खाली कप ट्रे में दरते हुए बेटी के लहजे में मौजूद शिकायत बाम कर मतन से बोले, ऐसी बदगुमानी अच्छी बात नहीं। वालिदैन के नज़दीक तो इनकी सारी औलाद ही बराबर होती है। सैयद साहब की बयान करदा वजाहत से शदीद इख्तलाफ था, पर जाहिर है कि इनके सामने साफ साफ कह देने की जरूरत ना थी। सो बड़ी देर से पास खड़े री करते अपने छोटे वाले को दो चार लगाकर गुसल खाने की सम्मत ले गई। जाहिर ना आए बहन की शादी पर फ़िरोज़ा की दीवानी टो लेने वाले लहजे में बोली, हाँ वहाँ काम का बहुत हर्ज हो जाता। सैयद साहब लहजे खूब सजते थे, मगर क्या कीजिए, सो आम से लहजे में बता दिया। काम बहन की शादी से ज़्यादा ज़रूर था ना? फ़िरोज़ा की वालदा सख्त तंजिया बोली। भाई नहीं आ सका, पर बाप तो यही मौजूद था ना? सैयद साहब जता कर बोले। फिर आप लोगों को फ़िक्र किस बात की? वो इतना कहकर वहाँ से उठ गए थे। हमें काहे की फ़िक्र होगी? अम्मा बुरा मानकर फ़िरोज़ा के कान में बोली, पर बता रहे हैं तुमको आसार ठीक नहीं। छोड़ दीजिए ना अम्मा। फ़िरोज़ा को ऐसी बातों से बड़ी घबराहट होती थी, सो जल्दी से उन्हें टोक कर मौजू बदलते हुए बोली, ये बताइए कपड़ा इस्त्री करवा ली है? आप रात पहनने का? नहीं तो हम सोनी मुलाजमा से क्या करवा दें।
सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज सुबह तुम्हारे कज़न ईसा के घर गए थे। जाहिर है कि इसे दुनिया सारे मामले की खबर मिल चुकी थी, सो वो सरापा शोला व ज्वाला बना रात फ़ोन पर वरा से मुखातिब था। हाँ, ईसा ने अब इसे पढ़ाने नहीं आना था, मगर इसके इम्तहानात तो जारी थे, सो वो आज भी पढ़ाई का बहाना किए कमरे में बंद होकर इससे मह गुफ्तगू थी। हाँ, ये अलहदा बात थी कि आज वो हद से ज़्यादा मुहतात और चौकन्नी से बैठी हुई थी। गए थे इनसे बात करने। यार बात क्या करनी थी। वो गुस्से में आकर एकदम ऊंची आवाज़ में चीखा। इसे मारना पीटना था, हाथ पैर तोड़ डालने थे इसके। मिफ्ता शायद ऐसे ही इरादे से गया था, मगर आबाद भाई इसने इसके इस तरह चलाने पर कुछ खाइफ सी होकर इसकी तसल्ली की खातर बताया। वो बहुत जेंटलमैन बनते हैं ना। उन्होंने मिफ्ता को समझाया कि हमें जो करना था वो हम कर आए हैं, अब खामखा बात बढ़ाने से फ़ायदा। जाहिर है कि इस मुतल्लक ईसा के घर से वापस लौटकर मिफ्ता ही ने रिजा और इसे आगाह किया था, सो इसने वही सब सहराब के सामने दोहराया। वरा वरा वो अपने बाल नोचते हुए बोला, तुम अभी जानती नहीं हो इसे। अगर इसका खातर ख्वाह इंतज़ाम ना किया गया तो वो फिर हमारे रास्ते में आएगा। तब फिर तुम ही बता दो कि मैं और क्या करूं। वो हंसी सी होकर बोली कि ईसा के रास्ते में आने का सही मतलब इनके रास्ते जुदा से हो जाना था, और इतना तो जाहिर है कि वो जानती ही थी। तुम रहने दो। जल कर बोला, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। तो कैसे लगे तुम्हें मेरे घर वाले? दीवाना वार बरसते मींह ने हार सो जल थल कर दिया था। जोर इतना था कि अकबी सहन से बुछाड़ इस तक पहुंच रही थी, पर वो हमेशा की तरह हर शय से बेनियाज हो चुका था। बस यादें, यादें और यादें। इन्हीं के हमरा इस बीगते मौसम में बैठा सो लग रहा था। नगमे के वलीमे के बाद मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे और घर वाले अपने मामूलात की जानब। सो आज की ये रात बड़ी पुरसुकून सी थी। तब ही अमर ने बड़े दिन बाद बहुत इत्मीनान से रीना को फ़ोन मिलाया था। घर वालों से मिलवाया है कब तुमने? वो तुरंत बोली। ओहो, बहुत जल्दी है मेरे घर वालों से मिलने की। वो शौक हुआ। अगर ये मजाक है तो मुझे अफसोस है तुम्हारे हिस्से मजाक पर। वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा बताओ ना, कैसे लगे मेरे घर वाले? वो इसके ताव पर बुरा माने बगैर में सर था। फिर वही बात, वो चिढ़ गई। मैं सबसे मिली ही कब? शानी से तो मिली हो ना? हाँ शानी। वो शानी को लंबा खींचती हुई बोली। लग रहा था जैसे तुमने ज़बरदस्ती भेजा था इसे मेरे पास। क्यों, इसने कुछ कहा तुमसे? इसने चुकने इस लहजे में पूछा। कहा तो नहीं, मगर मेरा अंदाज़ा है। हाँ, वो वजाहती लहजे में बोला। दरअसल बारात आने वाली थी ना, तो हो सकता है इसका ध्यान इसी तरफ हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी तुमने। वो इसका मजाहका उड़ाते हुए बोली। और इतने फसर्डी हो के सलाम दुआ तक तो करने आई नहीं मेरे पास। यार समझा करो। वो संजीदगी से बोला। मेरे अबू बहुत होशियार आदमी है। अगर उन्हें मेरे अफेयर की ज़रा सी भी सुनगन मिल गई तो समझो खैर नहीं। तब तो लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। वो बड़े अजीब से लहजे में बोली। आमर बेख्तियार तिलमिला गया। ये क्या बात की तुमने? तो और क्या कहूँ? वो तुम अक्सर से बोली। हम तो लड़कियां होकर अपने जायज़ हकूक़ हासिल करने के लिए अपने बाप के सामने डट जाती हैं, और तुम हो के वक्त आने पर डट भी जाऊंगा, मगर अभी से कोई भी मसला करने का फ़ायदा। इसने गोया रीना को समझाने की कोशिश की, मगर वो भड़क गई। अभी से क्या मतलब? वो जल बुलाकर बोली। क्या मुझे अपने नाम पर 5-10 साल यूं ही बिठाए रखने का इरादा है तुम्हारा? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मोरे मेरी शादी हमा के साथ ही करना चाहती हैं। हाँ हाँ ठीक है। वो इसके तेज लहजे पर गड़बड़ा कर बोला। तो ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो। कितना वक्त? बेलचक लहजे में वो बोली। पता भी तो चले। बस थोड़ा सा वक्त। वो पुचकार कर बोला। और इस थोड़े से वक्त में तुम क्या कर लोगे? इसने हद दर्जा दिलचस्पी से पूछा। और ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, मगर सच्ची बात करके इसके सामने सुबकी उठाने से बेहतर था कि झूठ बोल लिया जाए। सो इसने यही किया। बस देखती जाओ। कुछ ज़्यादा पुराना नहीं। मैं आज से सिर्फ 3 साल पहले का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज आतिश कदम में हफ्तावार नशिस्त में मामूल से कहीं ज़्यादा रश था। यकीनन जी जो आज यहाँ बतौर स्पेशल गेस्ट मदऊ की गई थी, आतिश क्लेद कामयाबी के अनवान के तहत लेक्चर दे चुका था, जिसके बसद एहतराम बीजी को आने की दावत दी गई। और अब वह हल्के सरमई बावकार से लेडी ड्रेस पैंट और शार्ट कोट में मलबूस बालों की ऊंची सी पोनी टेबल बांधे
कानों में काले पत्थर के स्टड्स डाले, काली हाई हील में पोडियम के पीछे खड़ी अपनी तकरीर के इब्तदाई अल्फाज अपनी असल शख्सियत के बरक्स बहुत ठहरी हुई धीमी और पुरसकून सी आवाज़ में अदा कर रही थी, और जुमला हाजरीन ना सिर्फ इसे अजहद इश्तियाक मसरत से देख रहे थे बल्कि पूरे इन्हाक्स की इसे समायत भी कर रहे थे। एक लड़की जो शोबिस की तलसमाती दुनिया में अपना नाम बनाने की खातर अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई थी, और कामयाबी थी जो इसकी मुसलसल जान तोड़ मेहनत और कोशिशों के बावजूद मिलने का नाम न लेती थी। वो बोल रही थी और सामने बैठा हर फर्द जिसे दम बखुद सा इसकी कहानी में खो रहा था। एक रात इस लड़की ने हर तरफ से मुकम्मल मायूस होकर अपनी हर नाकामी को अपनी बुरी तकदीर समझते हुए थक हार कर बलाआखिर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देने का फैसला किया। कोई दिलासा देने वाला था, ना ही उम्मीद का जुगनू मुट्ठी में थमाने वाला। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वो अपने एक कमरे के फ्लैट में बैठी बेतहाशा रोती हुई गूगल पर खुदकशी के आसान तरीकों जैसी खराफात सर्च कर रही थी कि तभी पता नहीं कैसे इसके सामने एक मेहरबान चेहरा आया, और इस अजीम शख्सियत ने इस नाकाम दोती लड़की की ज़िंदगी बदल कर रख दी। और मुझे ये बताने में कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही कि वह लड़की कोई और नहीं, मैं खुद थी। और वो मेहरबान चेहरा किसी और का नहीं, हम सब के आइडियल रोल मॉडल टीचर्स मिंटू सर आतिश का चेहरा था। इसके खामोश होते ही सारा हाल वालहाना तालियों से गूंज उठा था। वो अब सर आतिश के लिए अपनी बेपाया ममनूनियत का इजहार कर रही थी, जैसे पोडियम से ज़रा फासले पर रखी ऊंची कुर्सी पर पूरे क्रोफर तमतराक से बरजमान आतिश नरम सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए बड़े तफाखर से तक रहा था। और वो इस पर क्यों फ़ख्र ना करता कि वो इसकी सुप्रीम प्रोडक्ट थी, जिसे आज इसने बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया था। मुड़कर देखता हूँ तो यकीन नहीं आता ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया था, और खुदा ने मुझ गुनाहगार पर लुत्फ़ व करम की इंतहा करते हुए मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुतवातर बरसती मेगा अब तूफ़ान का रूप धार चुकी थी, और ऐसा ही एक तूफ़ान दबे पाँव इन दिनों इस जन्नत नज़ीर ख्वाबों के मस्कन की जानिब भी बढ़ रहा था, और किसी को मालूम ना था इसके जी में आई कि वह चीख चीख कर इतने नीर बहाए कि इस तूफ़ान बारदेबाना को शर्मिंदा कर दे। और पर ऐसा भी भला कहीं होता है। सो वो चुपचाप आजारी का हर तूफान अपने सीने में दबाए आंसू पीते हुए एक और मंजर में खोने लगा। कल नगमी शादी के बाद 10 रोज़ मेके में गुजार कर चौथे की शानदार दावत के बाद अपने घर को लौट गई थी। ज़िंदगी अपनी मखसूस रफ्तार और ख़ूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ रही थी। सैयद साहब शानी के हाथ की बनी खुशबूदार इलायची वाली गहरे रंग की दूध पत्ती चाय का घूंट भरते हुए आज बड़ी फुर्सत से फ़िरोज़ा के पास बैठे शुक्रगुजारी अबदियत से लबरेज सरशार लहजे में इनसे मुखातिब थे। बेशक हल्की नीली सुर्ख पत्तों के प्रिंट वाली सूती साड़ी में मलबूस फ़िरोज़ा ने सैयद साहब की बात पर सरापत शक्कर का इस्तिखारा बनते हुए अपने तलाई कड़ों से मज़य्यन दोनों हाथ जोड़ते हुए अल्लाह के हुजूर बड़े जज्बे से ममनूनियत का इजहार करते हुए कहा, ताहर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे जापान भिजवाने की तैयारी शुरू कर दूँ। शानी के लिए रिश्ते देखती रहो, जो ही मुनासिब बार मिले फ़ौरन इसके हाथ पीले कर देना। और ईसा कहाँ है? उन्होंने कुछ चौंक कर पूछा था। वो इतने दिन से यहाँ थे, मगर तन्हाई में इससे गुफ्तगू ना हो सकी थी। बाबू का पहला पर्चा है, सोमवार को पढ़ने गया है उस्मान के घर, फ़िरोज़ा ने बताया। अच्छा उस्मान, सैयद साहब पुरसोच लहजे में बोले। शादी में मिलवाया था ईसा ने मुझे इससे। अच्छे शरीफ घर का सुलझा हुआ बच्चा है। हाँ, क्या आमर ने उस्मान की बाबत सैयद साहब को कुछ और ही बताया था, पर इससे मुलाकात के बाद सैयद साहब की राय इसके लिए आमर के बरक्स थी। पढ़ाई में भी मदद कर देता है वो बाबू की। सैयद साहब बोले, पर आमर बता रहा था कि ईसा बहुत वक्त ज़ाया करता है इसके पीछे। इस बदमाश की तो रहने दें आप, फ़िरोज़ा कुछ खफा होकर बोली। आमर वे का बस चले तो टेंटू वो बाए दे हमरे बाबू का। फ़िरोज़ा के तबसरे पर सैयद साहब ज़रा देर को खामोश से हो गई, पर यह सन्नाटा था बड़ा मानीखेज। सोच रहा हूँ चंद सानिए। तवफ़्फ़ुक़ के बाद वो दोबारा लब कुशा हुए। हज से वापसी पर गुलशन वाली जो ज़मीन है वो मैं ईसा के नाम कर दूँ।
क्या बोले आप? फिरोज़ा बड़े भरपूर अंदाज से चौंकी थी। कहाँ से वापसी पर? हाँ फिरोज़ा, सैयद साहब रकीकुल कल्बी से बोले। महीनों पहले मैंने दरख्वास्त दी थी और मेरा रोम रोम मशकूर है कि अल्लाह ने अपना मेहमान बनाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। अरे बाप! और ये खबर ऐसी थी कि जिसे सुनकर फिरोज़ा बेसाख्ता दाएं हाथ की 4 उंगलियां थरथराते लबों पर रखकर बेख्तियार अश्कबार हो गई कि अल्फाज में इतनी सख्त ही कहाँ थी कि जो इस लम्हे इनके दिल में मौजज़न जज्बात की तर्जमानी कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। अपनी शख्सियत नुमायां करने को महंगे जूड़े में मलबूस सफ़ेद चेहरे पर फाउंडेशन की दबीज तय जमाकर इसे कुछ और सफ़ेद किए कंधे पे पेश कीमत बैग लटकाए बाएं हाथ में सेबों से भरा लिफाफा थामे वो जिस वक्त गोशाफियत में दाखिल हुई वहाँ लान में शाम की चाय का दौर चल रहा था। सो वासला की मस्जिद में पुरतमाद चाल चलती हुई वहीं आ गई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अजनबी खतून को इनमें से पहचाना तो खैर किसी ने भी नहीं था, ताहम सलामती के जवाब में खुशखल्की से दुआ ज़रूर दे दी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लान है आपका। वो बिना किसी के कहे अर्ज खुद एक खाली लान चेयर पर ठस्से से बरजमान होकर तायराना निगाह चारों तरफ घुमाकर तौसीफी अंदाज से बोली। अल्लाह का शुक्र है कुछ ही देर कबल आरफा के भरपूर इसरार पर इनके साथ आकर बैठी लियाकत बेगम ने खतून के सताइशी लहजे पर तशक्कर से कहा था, आप यकीनन कोने वाले घर से तशरीफ़ लाई हैं। इसे सेब का लिफाफा मेज़ पर धरते देखकर आरफा ने तस्दीकन इस्तफसार किया था। नहीं तो वह हैंडबैग से टिश्यू बरामद करते हुए तुरंत बोली तो इन सभी ने बेसाख्ता उलझन व तशवीश से ज़्यादा सी निगाहों से एक दूसरे की जानब देखा। वो जो हमारी लाइन का आखिरी घर है। वासला शरीफा की शोला उगलती निगाह खुद पर मरकूज पाकर खसियाहट ज़्यादा से लहजे में पूछने लगी। वो नीले पेंट वाला जहाँ 2 दिन पहले नए लोग शिफ्ट हुए, आप इस घर से नहीं आई? वो तो यही समझी थी कि नए मोहल्लेदार ताल्लुकात इस्तवार दौरे पर ही इनके वहाँ वारद हुई है, मगर नहीं तो। मसूफ़ा के जवाब ने वासला के तोते उड़ा दिए। ओह, इसने बेसाख्ता खुद पर लानत भेजी। अगर वो कोई चोर चकी हुई तो तब फिर तुम अपना तारफ़ आप ही करवा दो बेटा। मुतफक्कर तो लियाकत बेगम भी हो गई थी, ताहम हम खुद को संभाल रखकर सानिया से बोली तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी तुम्हें पहचानने में। वो चूरा मुरा टिश्यू गाज पर फेंकती हुई बोली, मैं ईसा की भाभी हूँ। कौन ईसा? शरीफा ने बेतहाशा चौंक कर पूछा। वही जो आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने आता है। इसका लहजा खुद ब खुद कुछ जहर खनसा हो गया। ओह अच्छा। लियाकत बेगम ने मुतमईन होते धीरे से इस बात में सर हिलाया। वो आबाद का दोस्त? हाँ बस आंटी, क्या बताऊँ। वो दफतन अपने लहजे में ज़माने भर की शर्मिंदगी समोकर बोली। मेरे हस्बैंड तवक्कल से इतने अपसेट और शर्मिंदा हैं अपने छोटे भाई की हरकत पर कि क्या कहूँ। क्या हुआ बेटी? लियाकत बेगम ने परेशानी से इसका मेकअप से छुपा चेहरा देखा। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसने हैरत ज़दा से अंदाज में पूरी आंखें खोल कर फर्दन इन सब का चेहरा देखा। तो क्या वाकई आप लोगों को कुछ नहीं पता? क्या हुआ? क्या नहीं पता? आरफा बगैर आरामदह महसूस कर रही थी। सामने बैठी रीना के अंदाज़ोतवार से तभी संजीदगी आमेज नापसंदगी से मुस्तफ़ीज़ हुई। अब खुलकर बात क्यों नहीं करती? दरअसल ईसा ने जो कुछ आपके घर की लड़की के साथ किया है, वो दिलगैर से लहजे में बोली। इस पर मेरे हस्बैंड ने इसकी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए भेजा है मुझे आपके घर। हमारे घर की लड़की? आरफा ने ताज्जुब से पूछा, पर शरीफा समझ गई। तभी उन्होंने बड़ी तेज़ी से इस्तफसार किया था। वरा? तो क्या आप वरा की बात कर रही हैं? अरे हाँ, इसने ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाया। यही नाम तो था लड़की का। वाह अफसोस के इस वक्त वरा और रिजा दोनों ही यहाँ गैर मौजूद थी कि अगर होती तो शायद सूरत हाल पर काबू पा लेती, मगर अब तो क्या किया है इसने वरा के साथ? सवाल तो आगे बढ़कर शरीफा ने इससे किया था, पर दिल लियाकत ने अपना पकड़ लिया। अम्मा बेगम उन्हें सीने पर हाथ रखे एक तरफ कटे हुए शहतीर की माने देर होते देखकर